एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। कक्षा 12 का भूगोल विषय की क्लासेज चल रही है। जैसा कि आपको पता ही है, हम पाठ संख्या 2 में इससे पूरे वीडियो में गौड़ जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। हमने उसके समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति की बात की, तो इसमें हमने विवाह के बारे में जाना, विवाह किस प्रकार से होता है। इसके अलावा हमने इनकी अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जाना, अन्य प्रथाओं के बारे में जाना। ठीक उसी प्रकार से हम आज बात करते हैं। जैसे हमने सुना था कि उनकी धुलिया उनकी नृत्य करता है, ठीक इसी प्रकार से प्रधान जो है, यहाँ पे जो शब्द आएगा वो शब्द आएगा प्रधान। ये जो प्रधान शब्द है ये इतिहास गाकर सुनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे राजस्थान के अंदर चारण जाति के लोग इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गौड़ों का इतिहास है वो प्रधान द्वारा गाकर सुनाया जाता है। आपको बस ये प्रधान शब्द याद रखना है। प्रधान का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। रेबारी जो आपने पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार से इनके जो शब्द आते हैं प्रमुख, इसमें क्या होगा, छोटे एक शब्द को निकालेंगे। क्वेश्चन जैसे उसके पुरोहित को क्या कहते हैं, उसके सरपंच को क्या कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उनके इतिहास को गाने वाला इतिहास का गोंडों के इतिहास को कौन बताता है। अब इतिहास की बात करें तो जब गोंडों के भगवान ने जन्म लिया तो उसको बेसहारा छोड़ दिया गया, तो माँ पार्वती ने उसको सहारा दिया, तो शंभु महादेव उनसे नाराज हो गए। तब कपार पहने सिंघम या उसे लिंगम कह दिया, उन्होंने भगवान ने उनको छुड़वाया। तो ठीक उसी प्रकार से उनके 4 वर्ग बनते हैं। ये सब बताने वाले बात कौन है, ये बताने वाले सारे ये प्रधान है। इसीलिए उनमें 4 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए, तो गोंडों में वर्ग कितने हैं, तो गोंडों में 4 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 4 वर्ग। वर्ग का अर्थ है 4 इनकी जातियां बन गई। और इनको गोंडी भाषा में, कौन सी भाषा में, गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। क्या कहते हैं, सगा। 4 जो वर्ग हैं, जो भगवान के अलग अलग 4 रूप निकल के आए, उनसे 4 गौड़ क्यों वर्ग बने, उन्हीं वर्गों को हम क्या कहते हैं, 4 सगा कहते हैं, 4 वर्ग कहते हैं। इसके अलावा ये कौन से भगवान को मानते हैं, तो देखिएगा, बड़ा देव, क्या, बड़ा देव, श्री शंभु महादेव और परसापेन, ये इनके प्रमुख देवताओं के नाम है। याद रखना, बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन मिल जाता है। गोंडों के प्रमुख भगवानों के नाम लिखिए, तो बड़ा देव, शंभु महादेव और परसापेन। इसमें जो ये नाम आपको पता लगेगा, परसापेन, ये भगवान है उनके। इसके बाद उनकी माताओं के नाम पूछेंगे, तो शीतला माता और छोटी माता। हालांकि शीतला माता और छोटी माता दोनों ही आपके लिए परिचित शब्द हैं, इनकी भी पूजा करते हैं। अब देखिएगा, अधिकांश गौड़ हिंदू हैं, अधिकांश गौड़ कैसे हैं, हिंदू हैं। इसके अलावा कुछ क्या है, प्रकृति पूजक हैं। कैसे हैं, प्रकृति पूजक हैं। अब ये प्रकृति पूजक है ना, वो हिंदू ही है, लेकिन उनका अलग विचारधारा है। वो 4 वर्ग की मैं जो बात कर रहा था, उन्हीं में से है। प्रकृति पूजक है, वो प्रकृति को मानते हैं। इनका मानना होता है कि आत्मा अजर और अमर होती है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी से पहले ये लोग नरबलि देते थे। अंग्रेजों के आने से पहले गौड़ नरबलि देते थे, लेकिन वर्तमान समय में इन्होंने नरबलि छोड़ दी है। इसके प्रमुख कारण है, अंग्रेजों द्वारा नरबलि को प्रतिबंधित कर दिया गया था और भारी जुर्माना लगाया जाता था, इसलिए उन्होंने नरबलि देना उस समय छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं आधुनिक संस्कृति के साथ इनके संपर्क की, कि वर्तमान में ये कैसे है। तो देखिए, जब हमने इनके निवास क्षेत्र की बात की थी, तो आपको मैंने इनका निवास क्षेत्र बताया था, तो आपको उस क्षेत्र में बड़े उद्योग मिलेंगे। वर्तमान में भारत का जो बड़ा सा क्षेत्र है, मैंने बस्तर वगैरह, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो बेल्ट है इधर का, ये कोयला बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है, कोयला बेल्ट। ये लो से कोयला बेल्ट है। अब देखिएगा, यहाँ आपको पता है कौन से उद्योग लगेंगे, हमेशा वीर निर्माण की बड़ी इकाइयां लगेंगी। कौन सी, वीर निर्माण की बड़ी इकाइयां यही, और उन्हीं क्षेत्रों में ये लोग हैं।
तो पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, उससे पहले तो ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कैसा था, जनजातीय क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में बड़े उद्योग यहाँ पे हैं, बड़ी इकाइयां यहाँ पे अवसरित हैं। तो पिछले 30 सालों की अगर बात करें तो श्रमिककरण, गोंडों में श्रमिककरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। कौन से क्रम की? श्रमिककरण की प्रवृत्ति बढ़ी है और बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या मतलब अधिकांश तो मान लीजिए खदानों में, आपको पता मैंने आपको क्या बताया, कोयला भी कहां से प्राप्त होता है? भूगर्भ से। लोहा से भी कहां से प्राप्त होता है? भूगर्भ से। और दोनों को हम सरफेस से या भूमध्य से निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? खदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खदान बोलते हैं। विनिर्माण उद्योगों में जो कोई कच्चा मटेरियल होता है उसको तैयार मटेरियल में, रॉ मटेरियल को जो किसी प्रोडक्शन में हम तैयार करते हैं, उस इकाई को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण। क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। श्रमिक के रूप में ये कार्य करने लगे हैं। खनन निर्माण क्षेत्र केंद्रों पर जमाव से इनकी नई बस्तियां बस गई है, क्योंकि जब इनकी भारी संख्या में ये गोंड वहां उन फैक्ट्रियों के आसपास, उन खदानों के आसपास इनकी बस्तियां, इनका एक गांव के गांव बस गए, तो उनमें सरकार द्वारा क्या किया कि बैंक, अस्पताल और विद्यालय, ये जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, वर्तमान में पक्की सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था है, ये सभी व्यवस्थाएं वहां पे कर दी गई है, जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। सरकार ने इनकी कबाड़ी प्रथा, देखो एक प्रथा थी इनके अंदर कबाड़ी। होता क्या था कि गोंडों में अगर किसी को कोई धन की आवश्यकता पड़ जाती थी तो किसी जब धन लेता था तो धन के बदले उसकी फिर अलग अलग कितनी 5 पीढ़ियों तक, कितनी पीढ़ियों तक? 5 पीढ़ियों तक बिना पैसे के उसके पुत्रों को कार्य करना पड़ता था। और ये प्रथा कौन सी थी? कबाड़ी प्रथा थी। सरकार ने इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। वहां के जितने भी साहूकार, जमींदार वगैरह लोग थे वो इनसे शोषण करते थे इन गोंडों को, वो इनको पैसा दे देते थे और बदले में इनसे बेगार लेते थे, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बेगार। ये बेगार का होता है कि आप बिना पैसे दिए पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम करवाना, कार्य करवाना, पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। वर्तमान में शिक्षा का स्तर भी बढ़ने लगा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि अब विद्यालय खुलने लगे, नहीं 10वें वर्षीय विद्यालय खुलने लगे, तो धीरे धीरे इनमें क्या हुआ? शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और शिक्षा का प्रचार प्रसार बाद में शिक्षित होने की प्रवृत्ति बढ़ी। आपको मैं बता दूं कि गोंड है ना, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल है। अभी हम इस पाठ की सभी जनजातियों के बारे में कर चुके हैं। एस्किमो हमने पढ़ा, बुशमैन पढ़ा, भील पढ़ा और गोंड पढ़ा। अब ये वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे हमें ये रिपीटेशन मिलता रहेगा कि हमारी जातियों में मोस्टली क्या बातें हैं, क्या है। जैसे हम बात करते हैं, जनजातियां सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैविक समूह का नहीं। ये मैंने इस पाठ के शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में ये लाइन बोली थी कि ये क्या है, ये हमेशा सामाजिक और क्या है, सांस्कृतिक समूह है, कभी भी जैविक समूह नहीं है। आप इसे जनजाति बोलते हैं तो जनजाति का अर्थ ये होता है कि वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक समूह है, न कि कोई जैविक समूह है। जैविक हो जाता तो फिर हम उसे नस्ल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? या फिर हम क्या कह देते हैं? भौगोलिक भाषा में हम उसे प्रजाति कह देते हैं। लेकिन आप अगर हम जनजाति कह रहे हैं तो ये प्रजाति, जनजाति, नस्ल, इनमें आपको फर्क मालूम होना चाहिए कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक समूह के। अब देखिए इस नस्ल को, प्रजाति को आप याद रखेंगे जनजाति के साथ कि जनजाति हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति, देखिए ये एक शब्द याद रखना आपको, इनकी संस्कृति कैसी है, अपने आप में अलग है। जनजाति के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ जनजातियां हमने पढ़ ली, तो ये बात याद रखनी है हमें कि एक विशिष्ट संस्कृति, इसके अलावा इनका सामाजिक ढांचा, जैसे आपने कहा होगा कि अलग ही रीति रिवाज है, इनकी शादी अलग है, इनके समाज का जो स्वरूप है वो अलग है। परंपराएं क्या देखेंगे आप? अलग अलग परंपराएं देखेंगे आप कि सब जनजाति की अलग अलग परंपराएं, लेकिन आधुनिक परंपराओं से ये मेल कतई भी नहीं खाती। इसके अलावा रीति रिवाज देख लीजिए आप, जैसे हमने भीलों के बारे में पढ़ा,
गोंडों के बारे में पढ़ा, एस्किमो के बारे में पढ़ा, तो सबके हमें क्या देखने को मिले, अलग अलग रीति रिवाज मिले, लेकिन आपको एक चीज इनमें कॉमन देखने को मिलती है। वो क्या मिलती है कि इनके रीति रिवाजों का संबंध प्रकृति के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ होता है। प्रकृति के साथ ये लोग रीति रिवाजों से ही बंधे होते हैं। इसके अलावा इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और इनकी मान्यताएं भी प्रकृति प्रभावित है, प्रकृति को सर्वे सर्वा समझते हुए इनकी मान्यताएं। अब हम वन बाय वन अलग अलग जनजातियों के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। एस्किमो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एस्किमो शब्द का अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला बर्फीला व्यक्ति। एस्किमो के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला, और ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दिमाग में थोड़ा सा यूज करते हुए, कि ये हमेशा किस में है? उत्तरी ध्रुव की ओर है। किधर है? उत्तरी। दक्षिणी ध्रुव पे एस्किमो नहीं निवास करते, उत्तरी ध्रुव पे निवास करने वाली जनजाति है। इसको अलग अलग सैमॉन्स वगैरह, तुम, टुक्ची, ये सारे नाम के इसी के एस्किमो के हैं, अलग अलग क्षेत्र में। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है। बुशमैन जो जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में, और कालाहारी मरुस्थल में भी कहां पे? कालाहारी मरुस्थल के बेचवाना लैंड। कहां पे? कौन सा लैंड? बेचवाना लैंड में। और बेचवाना लैंड में कहां पे? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो बेचवाना लैंड का जो स्थान है, वहां पे कौन निवास करता है? बुशमैन निवास करता है। एस्किमो का चेहरा सपाट और चौड़ा। जैसा कि मैंने लगभग सभी जातियों के बारे में आपको उनकी कदकाठी के बारे में बताया, लेकिन एस्किमो के बारे में विशेष रूप से अलग याद रखना आपको कि सपाट चौड़ा, बाल रुके व काले, बाल रुके व काले, कद मंजला, नाक चपटी, आंखें कथई व तिरछी व गहरी होती हैं। एस्किमो के बर्फ से बने हुए घरों को, बर्फ का बना हुआ घर का अर्थ है बर्फीले क्षेत्रों में एक अलग ही प्रकार का वो घर, बर्फ के क्षेत्रों में बर्फ से बना हुआ घर। जैसे अगर मैं ये कहूँ राजस्थान में रेतीले क्षेत्रों में रेत से बना हुआ घर, तो अपने आप में एक बहुत अलग चीज होती है। इसीलिए ये बार बार पूछी जाती है, तो क्या आता है? इग्लू कहा जाता है। ये आपके सामने शब्द है, याद रखेंगे। बुशमैन सर्वभक्षी व पेटू होता है। मैंने आपको कहा था बुशमैन कभी ये नहीं सोचता कि उसका खाना बासी है ताजा है, वो जो भी मिलता है खा लेता है। पर उसमें कारण क्या है? वो जिस क्षेत्र में रहता है वहां उसको अनिश्चितता बनी रहती है भोजन के लिए। और पेटू इसलिए कहते हैं, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में जब हम बुशमैन पढ़ रहे थे, कि बुशमैन एक समय में आधी घेर तक खा जाता है। इसका अर्थ वो खाता बहुत अधिक है। बुशमैन मुख्य रूप से आखेटक है, क्योंकि उस जगह और उसके पास कोई इतने संसाधन नहीं है, इसलिए मुख्य रूप का जो जीवन है वो आखेट से चलता है। भील है वो दुर्गम और निर्जन पर्वत क्षेत्रों में निवास करता है। जब भी आप भीलों के बारे में देखेंगे तो वो निर्जन और पर्वतीय क्षेत्रों में उनका निवास क्षेत्र आप देखेंगे। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम राज्यों में निवास करती है। अब हम अगली क्लास में कल क्या करेंगे? इन जितनी जनजाति हैं इनके छोटे क्वेश्चन, मझले क्वेश्चन करेंगे। बड़े क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बोर्ड पे ही बता दूंगा कि कहां से पेज से कहां पेज तक करना है, क्योंकि वीडियो क्लासेस में बड़े वाले क्वेश्चन को बोर्ड पे करवाना पॉसिबल नहीं होता। छोटे वालों के लिए मैं कल की क्लास में पूरा वीडियो आपके सामने ले आऊंगा और 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।